टेलविंड यस करनी है या नो करनी है, तो बिल्कुल हम टेलविंड सीखने जा रहे हैं तो हम यस करेंगे। सोर्स डायरेक्टरी नो करनी है यस करनी है, तो फिलहाल मैंने अभी बोला है आपको सोर्स डायरेक्टरी जो है वो नो करनी है, यस नहीं करना भी। ऐप राउटर बिल्कुल हमें ऐप राउटर क्योंकि हमारा रिकमेंडेड है Next.js 13 से 15 के अंदर जो है ऐप राउटर रिकमेंडेड है, ऐप डायरेक्टरी जो है हमारी, इसके लिए हम यस कर देंगे। एलियस अभी हम एलियस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने देखा था कि @ करके हम क्या करते हैं, हम इंपोर्टेशन को चेंज कर रहे होते हैं, तो हम इसको यस कर देंगे। अब फिलहाल मेरी इंस्टॉलेशन चल रही है, यहाँ पे आपकी जो हमारी Next.js है बेसिक स्ट्रक्चर वो रेडी हो जाएगा विद टेलविंड CSS। तो अब थोड़ा सा रिवाइंड करें, पीछे जाएं, 2 क्लासें पीछे चले आए, जब सर रमजान ने 3rd क्लास ली थी और 3rd क्लास के अंदर सर रमजान ने आपको HTML के बारे में क्या बताया था, HTML को किस तरह कंपेयर करा था। HTML क्या है, हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है और हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर उसको किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, एक स्केलेटन है। एग्जैक्टली आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इसी तरीके से जो होती है वो आपका जो है HTML काम कर रही होती है। इसी तरीके से आपकी मैंने CSS के बारे में बताया था, CSS को मैंने क्या बताया था, आपका स्टाइलिंग बताई थी, और इसको रियल वर्ल्ड में क्या कनेक्ट करा था मैंने, आपकी स्किन से कनेक्ट करा था। जैसे आपकी एक ह्यूमन बॉडी है वो आपकी एक HTML कहलाती है क्योंकि वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से आपकी जो ये स्किन है ये हम लोग क्या कहते हैं, ये स्किन को हम लोग प्रोग्रामिंग की ज़बान में क्या कहते हैं, CSS कहते हैं, रियल वर्ल्ड CSS कहते हैं। इसी तरीके से हमने देखा था जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो आपकी फंक्शनैलिटी का काम कर रही होती है, वो आपका क्या है, आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो आपका ब्रेन का काम कर रही होती है। इसी तरीके से हमने टेलविंड को एक अच्छा सा नाम दिया था, क्या नाम दिया था, क्या प्लास्टिक सर्जरी का नाम दिया था, ऐसा ही था, बिल्कुल याद होगा। आपका टेलविंड है क्या चीज, आपने अभी CSS करी है, CSS आपने सबने करी, आपने module.css की क्लासेस बनाई थी जाके उसके अंदर जाके। module.css के अंदर आप लोगों ने क्या करा था, आप लोगों ने जाके क्लासेस बनाई थी और क्लासेस को यूज करा था। अब टेलविंड इटसेल्फ क्या है, फादर जरा सुन रहा है ब्राउज़र पे जब तक इंस्टॉल हो रहा है। फर्स्ट टाइम है मुझे पता है। हाँ टेलविंड CSS जाके सर्च करो। आई गेस इंटरनेट का इशू है यहाँ पे। हाँ आई गेस SMD का मसला है, मैनेजमेंट का कौन हो गया, वही चल रहा था, बार-बार लैग हो रहा था। अच्छा टेलविंड की मैंने वेबसाइट खोली है। अब टेलविंड का अगर मैं फर्स्ट इंट्रो पढ़ूँ ना, जो हीरो सेक्शन हमने पढ़ा था, हीरो सेक्शन के अंदर उसने दिया हुआ है रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स विदाउट एवर लीविंग योर HTML। अब सर इसका क्या मतलब हो गया, अब हमारे पास ना एक मसला आ रहा था, अगर मैं इस मसले को डिस्कस करूं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी हो रहे थे कि कंफ्यूजन ये थी कि भाई हमारे पास ना क्या कर रहे थे, हम जाके module.css के अंदर क्लासेस बना रहे थे जाके, जैसे हमने क्लासेस बनाई थी, और उस क्लासेस को हम आके फिर अपने कंपोनेंट्स या पेजेस के अंदर आके यूटिलाइज कर रहे होते थे। यानी उनको हम क्या करते थे, स्टाइल डॉट इंपोर्ट करते थे पहले, फिर स्टाइल डॉट करके हम उस क्लासेस को यूज कर रहे होते थे। लास्ट क्लास तक हमने लेकर आए, लेकिन अब क्या हुआ है, इसका जो मतलब है, इस पूरे के पूरे जो है जो हेडिंग डली हुई, इसका मतलब ये है कि भाई आपकी जो HTML हमने जो एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर जो हम JSX रिटर्न कर रहे होते हैं, जो हमारी HTML रिटर्न हो रही होती है, आप क्या करो, टेलविंड को अपने पास इंस्टॉल करो। टेलविंड क्या है, जिस तरीके से आप module.css से अंदर जाके क्लासेस बनाते थे, आपको वो बिल्ट इन क्लासेस देता है, यानी CSS की क्लासेस उसने अपने पास पहले से बना के रखी हुई है। आप सिर्फ उन क्लासेस का नाम लिखोगे और आपकी CSS अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। टेलविंड ने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास एक मसला आता था
हमारे पास क्या था, मॉड्यूल डॉट सी एस एस की फाइलें बनाते थे, फिर हम जाके उसको इंपोर्ट करते थे फाइल के अंदर जाके, और फिर स्टाइल डॉट करके दे रहे होते थे। अब इसमें मसला ये भी आता था कि सर हम कभी कभार फाइल्स के नाम भी भूल जाते हैं, कभी कभी क्लासेस के नाम भी भूल जाते हैं, तो हमारा ये बड़ा मसला आ रहा है, कोई ऐसा तरीका बताएं। तो फिर ये मसला सर ने तो हल निकाला, टेलविड ने हल कर दिया। टेलविड ने बोला अब आपको मॉड्यूल डॉट सी एस एस की फाइल बनाने की जरूरत है ही नहीं, मैं आपको कुछ क्लासेस बताऊंगा, आप डायरेक्ट उनको अप्लाई करना, आपकी सीएसएस खुद ब खुद इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है? ये ओके हो गया? जब तक ये चल रहा है, सॉल्यूशन हो रही है, किसी का कोई सवाल है तो वो फौरन से बता दे, क्योंकि हमें 2 क्लासेस के अंदर टेलविड कवर करना है, फिर उसके आगे इंशाल्लाह फिग्मा के ऊपर जाना है, हमें फिग्मा भी हमें कवर करना है। स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी सर फिग्मा स्टार्ट हो गया दूसरी क्लासेस में, मसला ये है ना कि दूसरी क्लासेस में झांकते रहोगे तो फिर मसला होगा ना। एक हमारी मिसाल भी दी जाती है कि अपनी चीज को देख के सबर शुक्र करो, ना कि दूसरे को देख के, वरना हमेशा अनकंफर्टेबल रहोगे। ये हदीस भी है हमारे नबी की। और हमारे स्टूडेंट का आलम ये है कि वो दूसरे क्लासेस में झांकते जाके कि सर इसमें तो ये चल रहा है, इसमें तो ये चल रहा है। चीजों को देखो, क्योंकि हर चीज जो है ना हमने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। मुझे पता है क्लास के अंदर क्या चीज कवर करानी है, कैसे चलाना है, तो टेंशन नहीं लिया करो कि हम उनसे पीछे हैं या वो हमसे आगे हैं या हम उनसे बहुत आगे निकल गए डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हम लोगों ने जो है इन तमाम चीज़ों को एक ही साथ कवर करना है। जब आपकी क्लास रैप अप हो रही होगी ना, तो उनकी भी क्लास रैप अप हो रही होगी और हम सब सेम पेस में होंगे। हमारे पास ना थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। अगर आप जाएं तो आपके पास जो है, मेरे पास जो है ना जैसे पुराने स्ट्रक्चर है वैसे बना हुआ आ रहा है जो हमने डिस्कस करा था, सही है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास डॉट नेक्स्ट का फोल्डर भी होता है। हमने पता था जब हमारा npm रन बिल्ड करते हैं तो ये वाला फोल्डर जो है बेसिकली हमारा बन जाता है, ऐप डायरेक्टरी बनी, नोड मॉड्यूल्स बने, हमने सब चीज़ों को डिस्कस करा था। अच्छा, कुछ ना नई नई फाइलें नजर आ रही हैं जो आपके, जब आप टेलविड इंस्टॉल करेंगे, टेलविड के अंदर जो है कुछ फाइलें बनती हैं। सबसे पहले फाइल जो है वो है tailwind डॉट config डॉट tss, ts, सही है। इसको ओपन करते हैं। ये वाली फाइल क्या है? अच्छा, जब आप लोग टेलविड को यस करते हो ना तो ये फाइल क्रिएट होती है। अब इस फाइल का जो है अगर आप देखो तो एक वेरिएबल बना हुआ है config का, जिसकी टाइप लिखी हुई है config, जो टाइप निकाली है। जिस तरीके से हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स होती हैं, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, इसी तरीके से टेलविड की भी एक अपनी टाइप है जो config है। मुझे इस config टाइप के बारे में नहीं पता ये टाइप क्या डिफाइन कर रही है, लेकिन ये टेलविड की अपनी टाइप है। और वो क्या ले रहे, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके अंदर एक कंटेंट का एरे आ रहा है। अब मसला क्या आ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जिन्होंने टेलविड सीएसएस यूज करी थी, आप लोग जब सोर्स डायरेक्टरी को यस करते हो ना तो यहाँ पे आके ना जैसे आपका लगा हुआ है $/पेजेस, फिर स्टैरिक्स लगे हुए, फिर ये इनका मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझते जो कंटेंट के अंदर आ रहा है। इनका मतलब ये है कि टेलविड आपके प्रोजेक्ट में जब इंस्टॉल होगी और वो ये बात बता रही है कि अगर आप किसी कंपोनेंट का फोल्डर बनाते हो तो टेलविड वहां पे भी अप्लाई होगी, और ये टेलविड खुद बाय डिफॉल्ट करके दे रही है। अभी कंपोनेंट्स का फोल्डर आ रहा है, हम लोगों ने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना सीखा था लास्ट क्लास के अंदर। इसी तरीके से वो कंपोनेंट्स का फोल्डर आ गया यहाँ पे। इसी तरीके से हम अभी क्या यूज कर रहे हैं, ऐप डायरेक्टरी को यूज कर रहे हैं। तो अब टेलविड क्या कर रही है, अपनी सारी की सारी सीएसएस की जो क्लासेस हैं वो क्या करेगी, वो ऐप डायरेक्टरी के अंदर इंजेक्ट कर देगी। लेट्स सी अभी हम कोई क्लास अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि टेलविड सीएसएस इसको बता रही होगी कि भाई ऐप डायरेक्टरी के अंदर ये वाली क्लासेस को अप्लाई कर दो। इसी तरीके से ऊपर आता है पेजेस। अगर हम जब इंस्टॉलेशन के दौरान ऐप राउटर को नो कर देते हैं तो फिर पेजेस राउटर इंस्टॉल होता है। तो जो पेजेस राउटर यूज करते हैं तो उसके लिए टेलविड जो है वो बिल्ट-इन जो है आपकी क्लासेस जो है वो यूज पेजेस के अंदर यूटिलाइज कर रहा होता है। इसी तरीके से थीम है। अच्छा, मैं थीम के ऊपर ना बाद में आऊंगा क्योंकि थीम जो है वो एडवांस है। अब इसको इस तरीके से समझें, याद करें मैंने एक क्लास के अंदर आप लोगों को स्टार्ट में एक चीज बताई थी
कि आप कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे होते हैं तो आप उसके अंदर एक प्राइमरी कलर सेलेक्ट करते हैं, ऐसा ही है। इसी तरीके से सेकेंडरी कलर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, इसी तरीके से प्राइमरी फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, सही है। यानी कि वो फॉन्ट कोई भी हो सकता है, पॉपिंस हो सकता है, लैटो हो सकता है, सैंस सेरिफ हो सकता है। तो आपकी जो थीम की कस्टमाइजेशन होती है, जो आप यानी बाय डिफॉल्ट प्राइमरी सेकेंडरी और बाकी सारे फॉन्ट्स डिफाइन कर रहे होते हो, वो आप कहाँ पे जाके डिफाइन करते हो, इस थीम के अंदर आके डिफाइन करते हो। अभी हम आज की क्लास में क्या करेंगे, हम क्लास के अंदर बिल्कुल बेसिक 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 टेलमेंट सीएसएस सीखेंगे। नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम लोग फिग्मा पढ़ रहे होंगे, उसमें हम लोग थोड़ी सी थीम कस्टमाइजेशन भी देख रहे होंगे कि थीम कस्टमाइजेशन कैसी हो रही होती है। तो इस फाइल का पर्पस एक तो समझ आ गया कि ये टेलमेंट को आपके प्रोजेक्ट के अंदर सर्व कर रही होती है, इंजेक्ट कर रही होती है। दूसरा पर्पस ये है कि आप जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे होते हो, चाहे वो पोर्टफोलियो की वेबसाइट हो, चाहे वो आपकी डैशबोर्ड हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, आप लोग उसमें जो थीम सेट करते हो वो कहाँ से सेट करोगे, tailwind.config.css pss ऐड करोगे। अच्छा, एक फाइल का पर्पस समझ आ गया आपको जी। आवाज आ रही है मेरी पीछे तक सबको? अच्छा, दूसरी हमारी फाइल आ रही है हमारी post.config.mjs module.js। बाद में इस फाइल को ओपन करेगा, सही। दूसरी फाइल post.config.mjs। अच्छा, इस फाइल का क्या फायदा है? अब ना, अभी मैंने आपको बताया हमारी सीएसएस किस तरीके से काम कर रही है। हमारी सीएसएस इस तरीके से काम करती है कि हम लोग जाके, जिस तरह अभी मैं टेलमेंट की बात नहीं कर रहा, हमारी module.css की एक क्लास हम लोग जाते हैं, उसमें क्लास बनाते हैं और डायरेक्ट जाके उसमें स्टाइल्स के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं जो हम क्लास तक करके आ रहे हैं। अब टेलमेंट किस तरीके से काम कर रही है, अब बिहाइंड द सीन का सीन चल रहा है कि पीछे टेलमेंट किस तरीके से हमारी क्लासेस को मैनेज कर रही है। अब हमारी जो post.config.mjs है, mjs का मतलब होता है मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट, सही है। इसका पर्पस ये होता है कि टेलमेंट ने, अभी हम लोग देखेंगे आगे, क्लास बनाई है p-2 padding-2 की एक क्लास बनाई है, सही है। अब टेलमेंट को कैसे पता चलेगा कि p-2 के पीछे मुझे क्या चीज अप्लाई करनी है? तो हमारे पास क्या होता है, post.config.js के पीछे बेसिकली जो हमारी css है, css के ऊपर जो है हमारी सारी क्लासेस हमारी पीछे पूरी की पूरी सीएसएस स्टाइलिंग डिफाइन है। आवाज नहीं आ रही ना? आ रही है नहीं? पीछे क्या? अच्छा, अब ये इसका पर्पस क्या है? अब जैसे p-2 कोई ना कोई एक स्टाइलिंग अप्लाई कर रही है, सही है, टेलमेंट में भी हम देखेंगे। अब पीछे टेलमेंट को कैसे पता चलेगा कि p-2 की क्लास अप्लाई हो गई है या उसके ऊपर मुझे ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई करनी है? तो हमारे पास क्या होता है, post.config.js mjs ये करती है कि जो भी मैं अभी क्लासेस अप्लाई करूंगा वो सारी क्लासेस उठ के हमारे इधर आ रही होती हैं। वो देखते हैं कि इसके बिहाफ पे मुझे कौन सी सीएसएस अप्लाई करनी है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? किस किस को क्लियर नहीं हुआ हैंड रेज करें। अच्छा, देखें, अब ना थोड़ा सा इसको फर्जी तौर पे लेके चलें। अब जाहिर सी बात है, टेलमेंट का इंजन तो मैं ओपन नहीं कर सकता क्योंकि टेलमेंट किस तरीके से काम करती है। आपकी ना क्लासेस होती है टेलमेंट के अंदर, अभी हम अप्लाई करना देखेंगे। उसके पीछे कुछ स्टाइलिंग होती है। जैसे मैंने क्लास बनाई थी लास्ट क्लास में h1 के नाम से, और उसको मैंने एक प्रॉपर्टी दी थी बैकग्राउंड कलर ग्रीन, सही है, याद आया आप लोगों को? पीछे मेमोरी को रिकॉल करें। इसी तरीके से टेलमेंट के अंदर भी एक क्लास है, वो क्लास कोई भी हो सकती है। अभी लेट्स सी उसकी क्लास है h1 के पीछे ना उसने कुछ CSS करके लिखी हुई है। अब हमें कैसे पता चलेगा वो CSS है कौन सी है? तो हम उसको भी देखते हैं अभी किस तरीके से होती है। अब जो उसकी CSS पीछे रखी हुई है वो पहले हम लोग देख लेते हैं वो कहां पे आ रही है। अच्छा, एक काम करेगा, टेलमेंट किस पे जाएगा, p-2। आप लोगों ने कुछ नहीं करना सर, हम लोगों को भी क्लासेस को याद नहीं है, रटी भी नहीं है। आप लोगों ने जाना है, जैसे सर फास्ट सर्च कर रहे हैं p-2,
ये देखें, जैसे ही मैंने P-2 लिखा तो उसने मुझे मल्टीपल क्लासेस आके दिखा दी। अब ये देखें यहाँ पे, अब देखें क्लास आ गई, पैडिंग स्मॉल पैडिंग आ गई, हाँ पैडिंग। अच्छा अब ये टेंशन नहीं लेना कि पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, इसको भी हाथ क्या डिस्कस कर लेंगे, सही है। अब थोड़ा सा ये देखें कि आपके पास ना पैडिंग की मल्टीपल क्लासेस आ रही हैं। यहाँ पे देखें राइट साइड पे तो P-0 आ रहा है, उसके आगे आपके डिफाइन करें कि इसकी पैडिंग जो है 0 है। अभी पैडिंग क्या है, इसको छोड़ देना। इसी तरीके से Px0 क्या है, x का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। आप लोग थोड़ा सा पीछे जाओ, 9 मैट्रिक में आप लोगों ने ग्राफ्स बनाए, ग्राफ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस होते थे। आप लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस को किस तरीके से डोनेट करते थे, x के थ्रू, और वर्टिकल एक्सिस को किस तरीके से डोनेट करते थे, या y एक्सिस के थ्रू डोनेट करते थे। तो इसी तरीके से हमारे पास जो Px है, यानी हमारी पैडिंग लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल पैडिंग, वो क्या है 0 कर दो। अभी पैडिंग को छोड़ दो कि क्या है, किस तरीके से अप्लाई हो रही है, क्या है, वो छोड़ देना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास Py की एक क्लास है। Py का y का मतलब क्या हो गया आपका, वर्टिकल हो गया, सही है। वर्टिकल के ऊपर क्या हो गया कि आपकी जो ऊपर नीचे की पैडिंग है, यानी टॉप और बॉटम की पैडिंग है, वो क्या कर दो, 0 कर दो। और इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखो तो उसके आगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है कि पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम जो है वो 0 हो जाएगी। इसको यहाँ तक रखो। अब जरा एक काम करते हैं, excel.io खोलेगा। अब थोड़ा सा ना डिफाइन करते हैं कि पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, आपका HTML एलिमेंट किस तरीके से काम करता है, उसके ऊपर CSS किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है। बॉक्स बना ले। अच्छा इसके अंदर एक एलिमेंट लिखे, हाँ टेक्स्ट लिखना कुछ भी, इसको समझना। बस ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा ना वेब स्टैंडर्ड पे आते हैं। अच्छा वेब स्टैंडर्ड भी एक थ्योरी है, मैं आपको इसका लिंक शेयर करूंगा। थ्योरी के काम जो होते हैं ना, मैं क्लास में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रख रहा होता क्योंकि क्लास बोर होती है। ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है ना, ये आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट के साथ साथ इसको पढ़ के आना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे जितने भी ब्राउजर्स हैं, क्रोम हो गया, मोज़िला हो गया, आपका सफारी ब्राउजर हो गया, या कुछ भी हो गया, ओपरा हो गया, या टॉर हो गया, ये काम किस तरीके से करते हैं। हम कोई भी HTML का एलिमेंट लिखते हैं, लेट्स सी मैंने H1 लिखा, H1 का आप लोगों को सिंटैक्स पता है किस तरीके से लिखते हैं, एक H1 लिखते हैं और उसके आगे हेलो वर्ल्ड उसका कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं और उसका क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ये तो हमने लिख दिया मार्कअप लैंग्वेज। अब हमारा ब्राउजर इसको किस तरीके से लेके चल रहा होता है, हमारा ब्राउजर हर HTML के टैग को एक कंटेनर या बॉक्स कंसीडर करता है। मैं फिर बताता हूँ, हमारा ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर है, वो सफारी हो, मोज़िला हो, क्रोम हो, कोई भी ब्राउजर हो, वो हमारे हर HTML एलिमेंट, जितनी दफा मैं H1 लिखूंगा उसको वो एक बॉक्स कंसीडर करता है, बॉक्स कंसीडर करता है। ऐसे इसी तरीके का एक बॉक्स कंसीडर कर रहा है, सही है। उस बॉक्स के अंदर आपका जो टेक्स्ट आ रहा है, अभी जैसे मेरे केस में क्या है, वो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, सही है, वो आपका टेक्स्ट आ जाता है। अब टेक्स्ट के अंदर की जो स्पेसिंग है, मतलब टेक्स्ट और हमारे जो हमारे ये राउंड बॉर्डर बना हुआ है, इसके अंदर की जो स्पेसिंग है, यानी टेक्स्ट से लेके बॉर्डर के अंदर तक की स्पेसिंग, इसको हम CSS की जबान में पैडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि हमारे टेक्स्ट से लेके हमारा जो बॉक्स है, बॉक्स का जो बॉर्डर आ रहा है, सही है, उस तक के अंदर की जो स्पेसिंग है, वो स्पेसिंग को हम क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं। अब इसके ऊपर हमारे पास चारों तरफ से पैडिंग लग रही होती है। एक होती है पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट। यहां तक सबको क्लियर है? बेस्ट हो गया। आपका ये जो राउंडेड कर्व बना हुआ आ रहा है, सही है, ये राउंडेड कर्व आपका बॉर्डर कहलाता है, सही है। ये हर एक HTML एलिमेंट का एक अपना बॉर्डर होता है, सही है। बॉर्डर क्या है?
अगर आप इसको एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी देते हैं तो ये शो होता है, अदरवाइज ये शो नहीं होता है। सही है, ये एक बॉर्डर है। सही है, अभी हम इसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज भी अलाइन करके देखेंगे। इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां तक हमारा HTML एलिमेंट खत्म हो गया। सही है, अब मुझे इस एलिमेंट के बाहर कोई स्पेसिंग देनी है। उस स्पेसिंग को हम क्या कहते हैं? मार्जिन। अब मैं के हमारे पास जो है बाहर जो है, जैसे फात भाई ने एक एरो बनाई है, एरो जो है हमारा बॉक्स से बाहर निकल गया। अब मुझे इसको बाहर से स्पेसिंग देनी है, चाहे मेरे 2 4 5 6 H1 लिखे हुए, उस पर मुझे स्पेसिंग देनी है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मार्जिन देते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बॉक्स मॉडल कॉन्सेप्ट। यानी आपके HTML एलिमेंट के अंदर जो स्पेसिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं। आपके HTML एलिमेंट के बाहर जो स्पेसिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन। और इन दोनों के दरमियान एक हमारी एक लाइन आती है, उसको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर कहते हैं। ये क्लियर हो गया? इस सब थ्योरी को कहते हैं बॉक्स मॉडल। इसको लिख लेना, ये बाज़ औक़ात आपसे इंटरव्यू में सवाल जवाब किया जाता है। सही है, ये क्लियर हो गया सबको? अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम टेलविंड के ऊपर। हमने अभी तक 2 फाइलें अभी तक समझी है। अब जरा थोड़ा सा ना ये देखते हैं कि टेलविंड अप्लाई कैसे होती है। ऐप आउटपुट जाएगा page.tfs बस। अब जरा हम इसको जाके अगर ब्राउजर पे रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आप लोगों को सबको पता है। अगर हम ब्राउजर पे जाके इसको देखें, हमारे पास टेलविंड CSS हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी जो मैंने नोटिस कर ली है? नोटिस करें, एक चीज चेंज हो गई है इसके अंदर। जी बिल्कुल, और एक और भी चीज चेंज हुई है। गैस करें क्या चीज है वो? अच्छा, इसका बैकग्राउंड भी हटा दें, बैकग्राउंड कलर भी वाइट कर दें। आगे आपके आई सी इसमें से आ गई। ये आर्या की global.css के अंदर से ना सेव कर दें। हाँ, अब जरा जाके देखते हैं। अब सही है, अब थोड़ा सा जारी में भी स्टूडेंट हमारा। तो एक चीज नोटिस करें, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों के पास, इसको फटाफट नोटिस, बातें नहीं करनी, नोटिस करने की इसमें क्या चीज ऐसी है जो चेंज हो गई है। H1 के अंदर कोई ना कोई चेंज आया है, वरना H1 ऐसा तो नहीं होता था। एग्जैक्टली, बोल्ड हो गया? बोल्ड हो गया या चला गया बोल्ड उसका? अब याद करें, हम जब हम लोग नॉर्मल CSS यूज कर रहे होते थे तो उसमें क्या होता था? उसमें H1 की एक अपनी स्टाइलिंग आ रही होती थी। H1 थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ आ रहा होता था, और उसी के साथ साथ क्या होता था, उसकी फॉन्ट साइज भी बड़ा होता था। अब बाद में एक और एक H2 बना है। सर H2 भी ऐसे आ रहा है, ये क्या मसला हो गया? अब ये ऐसा क्या हो गया कि सर ये तो अभी तो हमने सिर्फ टेलविंड इंस्टॉल करी है, ये तो अपने टैग्स जो हमारे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। क्या हो गया? ये अपनी प्रॉपर्टीज भूल गए, सुपर पावर भूल गए। अच्छा, इसमें टैग्स का कोई कसूर नहीं है, इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है, इसमें जो कसूरवार है वो टेलविंड है। जब आप लोग टेलविंड इंस्टॉल करते हो ना, तो टेलविंड क्या करता है? टेलविंड जैसी आपकी H1 की अपनी स्पेसिफिक स्टाइलिंग है, वो थोड़ा सा फॉन्ट साइज उसका बड़ा होता है, वो थोड़ा सा बोल्ड होता है। इसी तरीके से H2 की अपनी एक स्टाइलिंग है, वो H1 से थोड़ा सा छोटा होता है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बोल्ड होता है। जैसी टेलविंड इंस्टॉल होती है ना, वो क्या कहती है? बोलती है भाई एक काम कर रहा हूँ, मैं तुम लोग की सारी स्टाइलिंग खत्म कर रहा हूँ, जो भी तुम्हारे HTML टैग्स की स्टाइलिंग्स है वो मैं सारी जीरो कर रहा हूँ, यानी तुम्हारी जो भी सुपर पावर्स है मैं तुम्हारी खत्म कर दूंगा। उसके बाद जो भी स्टाइलिंग्स होगी वो मेरे तरीके से अप्लाई होगी। अब यहाँ पे जैसे सरफराज ने H2 लिखा या
H1 लिखा, दोनों का फॉन्ट देखा जाए, फॉन्ट साइज भी सेम आ रहा है, फॉन्ट वेट भी सेम आ रहा है और फॉन्ट फैमिली भी सेम आ रही है। इसी तरीके से फात भाई एक H3 बनाए। अब सर H3 भी सेम आ रहा है। इसी तरीके से आप P टैग भी लिख दोगे तो P टैग की भी स्टाइलिंग सेम रहेगी। तो क्या करा टेलविंड ने, इनकी सारी जो अपनी डिफॉल्ट स्टाइलिंग थी वो खत्म कर दी। उसने एक डिफॉल्ट स्टाइल अपना रख दिया जो भी उसका था, जिसमें उसने क्या करा, सारे H1 के साइजेस बराबर कर दिए, फॉन्ट साइज, सारे उसके वेट्स बराबर कर दिए, ना वो ज्यादा बोल्ड है ना वो ज्यादा स्मॉल है। ये चीज सबको क्लियर हो गई। इसको हम इस जबान में कहते हैं रीसेट सीएसएस। ये कहलाती है आपकी रीसेट सीएसएस। ये क्या होता है, टेलविंड जैसी आपकी फाइल्स के अंदर इंस्टॉल हो जाती है तो वो एक रीसेट चलाती है, यानी वो सारे के सारे HTML एलिमेंट्स को रीसेट कर देती है और उनकी सारी स्टाइलिंग खत्म कर देती है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। अब थोड़ा सा एक सवाल है सबसे, अगर मैं स्पैन टैग बनाता हूं, हमने ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट लिखे थे, तो उसकी स्टाइलिंग खत्म हो जाएगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? अच्छा, अब आप जरा देखें, स्पैन बना के देखें। ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट याद है सबको? नाश्ता करके आए सब? कौन कौन नाश्ता नहीं करके आया? क्यों नहीं करके आए? अब आप लोगों की जिम्मेदारी है सबको भी कराएं। हाँ, अब पेनल्टी लगेगी, जो नाश्ता करके नहीं आएगा, जिसकी आवाज नहीं निकलेगी ना, वो सबको नाश्ता कराएगा। सही है इरफान भाई? ये ज्यादा बेस्ट अच्छी अप्रोच है ना। ये देखें उसने क्या करा, हमने पढ़ा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। उसने क्या करा, उसकी स्टाइलिंग भी खत्म कर दी। उसने बोला मेरे नजदीक कोई ब्लॉक नहीं है, कोई इनलाइन नहीं है, मैंने जो रिसेट कर दिया वो कर दिया, बस मेरी ही बात चलेगी अब यहाँ पे। अब जरा थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब ना एक काम करते हैं। अब हमने जो तीन चीजें दी है ना, तीन हमने H1 लिखा है, H2 लिखा है, स्पैन लिखा है। मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर कोई कलर अप्लाई हो, बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो। तो अब मुझे तो क्लासेस याद ही नहीं है कि बैकग्राउंड कलर देने की। हम सबसे पहले जाएंगे, आप लोगों ने क्या करना है, टेलविंड सीएसएस के ऊपर, आप लोग टेलविंड सीएसएस के ऊपर जाएंगे, उसकी वेबसाइट के ऊपर। सही है, क्विक सर्च का एक ऑप्शन आ रहा है, सही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। इसको वाइट करते ताकि लोग जागे। हाँ सही है, जाग जाएंगे। बैकग्राउंड कलर, क्विक सर्च के ऊपर जाके आप लिखेंगे बैकग्राउंड, लिखते खाली। अब देखिए इसने बैकग्राउंड लिखा तो उसने ऑटो सजेशन देना शुरू करे कि बैकग्राउंड रिपीट है, बैकग्राउंड पोजीशन है। अब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और आए थोड़ा सा नीचे, खत्म हो गई। अच्छा, बैकग्राउंड कलर लिखिए इसके जाके, उसने इंटेलिजेंस से दिखा रहा है। सही, इसने मुझे बैकग्राउंड कलर के ऊपर एक सजेशन दे दिया। अब फर्स्ट के ऊपर आके मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो उसने मुझे कुछ बहुत सारे क्लासेस दे दिए। सही है, अब जरा थोड़ा सा फातिमा इसको जूम करेगा। अच्छा, अब आप ये देखें ना, ये बहुत सारी क्लासेस आ गई हैं। पहले इस क्लास को ना अप्लाई करके देखते हैं, फिर इसके बारे में समझेंगे कि ये क्लास है क्या। बाद में क्लास उठा लें, काम करें, बीजी स्लेट 100 की क्लास उठा लें। अब कितनी सारी क्लासेस आ रही हैं। ये स्लेट एक कलर है, सही है। अब मैं स्लेट कलर मुझे पता नहीं है, ग्रेइश टाइप का आई कलर है। हमें क्लास किस तरह देनी है, हमने याद है यहाँ पे लिखा था CSS के अंदर क्लास नेम इक्वल टू, और जो भी हमारी क्लास हमने वहां से उठाई है वो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। सही है, अब जैसे हमने लिखा और हम अपने ब्राउजर के ऊपर जाके देखेंगे, रिफ्रेश करें। अच्छा तो कोई काम करें, दूसरा कलर ले लें कि बहुत ज्यादा लाइट कलर आ रहा है। बीजी, हाँ नहीं बीजी स्टेट 700, हाँ अब आया, एक कलर अप्लाई हो गया। सही है,
ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। अब सर ये बीजी स्लेट तो समझ आता है, स्लेट एक ग्रे कलर है। अब ये 700 क्या है? अब ओपेसिटी नहीं है, मैं भी आ रहा हूँ। अब आप वहाँ पे जा रहे टेलमेंट के ऊपर और कलर्स खोलेगा, कलर्स हम लोग, हाँ ये देखें राइट साइड पे। अब आप लोग थोड़ा सा गौर करेगा। अब आप लोग देखें बीजी स्लेट 100 से लेके बीजी स्लेट नीचे तक जितने भी कलर आ रहे हैं हमारा 950 तक के, ये वाले तक देखेगा, यहां तक नोटिस करें, सही है। ये ना आपके कलर के ना डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। वेरिएंट्स मतलब इनकी अलग अलग ओपेसिटी है। अब हो सकते हैं ना एक रेड के अंदर बहुत सारे कलर आते हैं। अब इसका ज्यादा अंदाजा फीमेल को होता है कि कौन कौन से कलर होते हैं। एक तो मरून होता है रेड के अंदर, एक इस कौन सा कलर होता है रेड के अंदर, जो भी होता है रेड के अंदर बहुत सारे कलर होते हैं। एक बाद में आपको कोई कलर पता है इसके अंदर रेड के अंदर? सिर्फ हमें तो रेड 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 या पिंक 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 पता है, सही है। हम इस तरीके के लोग हैं, सही है। हमें तो कलर मिलता है। अब इसमें फीमेल का होता है कि इसमें होता है मजेंटा होता है कलर, आई गेस जहां तक मुझे याद है। एक क्रिम्सन रेड होता है, क्रिम्सन रेड होता है, हाँ अच्छा। और उसमें भी एक थोड़ा सा रेड के अंदर भी आपका पेल रेड आ जाता है। इस तरीके असल में मुझे इस तरीके से पता है क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा होता हूँ, तो उसमें मुझे याद हो जाते हैं। तो बाकी में बॉयज को नहीं पता होगा। बॉयज को ये पता है कि ये ब्राउन कलर है, वो व्हाइट कलर है, वो रेड कलर है, वो ब्लैक कलर है, या वो कोई और सा कलर है। हम लोग का ये वेरिएंट्स हैं, हम लोग को इसका इतना डिफरेंस नहीं पता। तो जिस तरीके से आपके रेड के अंदर या दूसरे कलर्स के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, इसी तरीके से टेलविड ने उन वेरिएंट्स को डिफाइन कर दिया है विया उसके नंबर्स के थ्रू। अब ये नंबर कहां से शुरू हो रहा है? आगे 50 से। 50 से आपके वेरिएंट्स का डिफरेंस शुरू हो रहा है। यानी 50 पे आपका क्या है, सबसे 50 जो है ना वो सबसे लाइटेस्ट है, सबसे लाइट है। अब देखिए 50 पे बहुत लाइट है, 100 पे तो नजर ही नहीं आ रहा, 200 पे आपका कुछ और है, 300 पे आपका कुछ है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप नीचे आते जाएंगे तो 950 पे आके वो सबसे ज्यादा डार्क हो जाएगा, सही है। तो आपके जो वेरिएंट है, अगर 50 वेरिएंट है वो तो सबसे ज्यादा क्या है, वो लाइट है। इसी तरीके से जो 950 है वो क्या है, सबसे ज्यादा डार्क है। ये क्लियर हो गया सबको? वेरिएंट समझ आ गए? वेरिएंट का मतलब ये है कि आपके एक कलर के मल्टीपल कंट्रास्ट्स और मल्टीपल शेड्स हो सकते हैं। ये समझ गए सब? इसी तरीके से ग्रे के साथ और नीचे कलर को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। बाद में नीचे आएगा ग्रे में नहीं, अब थोड़ा और नीचे आएगा। अब थोड़ा रंग बिरंगी गुलाबी सा बनाएंगे हम, गुलाबी सा बना देते हैं, ठीक है। रेड पे आ जाते हैं। अच्छा अब रेड के कितने सारे कलर आ रहे हैं? अब ये देखिए, अब 50 से देखें तो नजर ही नहीं आ रहा। अब ये रेड के बहुत सारे कलर आ गए। अब आप लोग इसके नाम देखते रहेगा। अब मुझे बीच ये वाला जो रेड है ना, ये थर्ड वन वाला, हाँ 400 वाला, ये अप्लाई करना है। अब इसकी मुझे ये चीज अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी क्लास को कॉपी करूंगा और आके अब हमारा जो नीचे इसमें आके, बल्कि नीचे वाले पे अप्लाई करना है, कंट्रोल Z करें और इधर आके मैं क्या करूंगा, क्लास नेम डिक्लेयर करूंगा और इस पे आके मैं क्लास अप्लाई कर दूंगा। अब जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो हो गया आपका कलर चेंज। अब ये थोड़ा सा गंदा सा क्रिम्सन कलर आ गया, सही है। तो इस तरीके से जो हम लोग CSS जाके खुद से डिफाइन करते थे, आपको क्या हुआ, टेलविड ने क्लासेस बता दिए। आपको जो भी इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है या कुछ भी अप्लाई करना है, चाहे इसके ऊपर अभी हमने बैकग्राउंड देखा अभी फिलहाल, तो उसने आपको क्लासेस बताती हैं। आप क्लासेस जाके लगाएंगे और आपकी ऑटोमेटिकली फटाफट क्या होंगी, क्लासेस अप्लाई हो जाएंगी। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप लोग फटाफट क्लासेस अप्लाई करें, बाकी बॉयज में कर लें। इसके लिए मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करता था CSS में? अरे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर की प्रॉपर्टी टेक्स्ट का अभी एक मिनट जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ दिस इज स्पैन का जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। कलर CSS के अंदर हम कलर कर, अब टेलविड के अंदर देखते हैं टेलविड के अंदर इसकी क्या प्रॉपर्टी है, मुझे भी याद नहीं है। कलर है टेक्स्ट कलर के नाम से, सही है।
उसने और अच्छे तरीके से डिफाइन करा है कि इसका नाम क्या है, टेक्स्ट कलर। सही है। अब आप ये देखें, जिस तरीके से आपके पास बैकग्राउंड कलर की मल्टीपल प्रॉपर्टीज और मल्टीपल कलर्स हैं, उस तरीके से आपके पास जो है टेक्स्ट के अंदर भी उसने मल्टीपल कलर्स प्रोवाइड करे हुए हैं। आप जरा नीचे आ जाते हैं, येलो पे आ जाए, येलो के भी वेरिएंट देखते हैं। अच्छा, ये आ गया ऑरेंज। ऑरेंज अच्छा लग रहा है, जूम करते हैं थोड़ा सा। हाँ, रंग बिरंगी बनाएंगे हम, फिर इनको भी थीम की सेटिंग में बताएंगे किस तरीके से होती है। अब ऑरेंज का मुझे एक, मैं चाहता हूं कि मेरे ऑरेंज का जो वेरिएंट है वो 500 हो जाए, यानी एक अच्छा सा ऑरेंज का कलर आ जाए। तो मैं काम करूंगा, मुझे एक ऑरेंज कलर अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली एक क्लास उठाऊंगा और जाके हमारे स्पैन के अंदर अप्लाई कर दूंगा। अब मैं जाके अपनी उसको देखूंगा। अच्छा, फाइट कर रहे हैं, हाँ करते हैं, बस सही है। हाँ, अब जाग भी जाएंगे सारे स्टूडेंट। सही है, कंट्रोल भी करते हैं, हाँ कंट्रोल भी करते हैं ताकि कोड भी नजर आता है। सही है। अब अच्छा, एक चीज ना, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, वो मैं एंड में बताऊंगा। ये देखें अब क्या हुआ, मेरे फॉन्ट का कलर जो है, दिस इज स्पैन का कलर, ये भी चेंज हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास अप्लाई करी। उस क्लास का नाम क्या है, टेक्स्ट डैश ऑरेंज डैश 500। तो इस तरीके से आप इसके अंदर क्या है, टेलविंड की क्लासेस को यूज करके इसका बैकग्राउंड, इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ टेलविंड इस हद तक महदूद नहीं है कि आप सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करोगे जी, वो भी लगा के दिखाते हैं आपको। अच्छा, एक सवाल अच्छा है कि अगर मुझे पूरा पेज ही कलर करना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। सही है। तो ये बताएं कि अभी हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी थी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी थी, बीजी यूज करी थी। अच्छा भाई, हमने बीजी यूज करी थी। अच्छा भाई, अब हमें पूरा का पूरा जो है, हमें बैकग्राउंड पूरी की पूरी बॉडी का कलर हमें चेंज करना है, तो हम कहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं इसको, ग्लोबल सीएसएस में करेंगे या बॉडी में चेंज करेंगे, बॉडी में चेंज करेंगे। अब बॉडी कहाँ पर आती है हमारे पास, हमने देखा था layout.tsx के अंदर। हम layout.tsx के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, क्लास नेम लिखूंगा, इधर मैं लिख देता हूँ बीजी डैश रेड कर दें, रेड। अभी देखिए इंटेलिजेंस आना शुरू हो गया। इंटेलिजेंस के लिए मैं आपको एक एक्सटेंशन बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा जाते हुए एंड में, ताकि आप लोग ना पता है कि इंटेलिजेंस पे डिपेंडेंट होते हो। मैंने इनको RAFC का एक्सटेंशन बताया, वैसे खुद बना रहे थे, और वो RFC होता है बस, RAFC होता है बस, तो एक्सटेंशन इनको बाद में बताना है। तो अब एक काम करते हैं, हम 900 वाला बीजी रेड अप्लाई करके देखते हैं। अब जैसे ही मैं इसको लिखूंगा और सेव करूंगा, तो अब मैं जाके देखूंगा तो एक ब्लडी टाइप का कलर आपका इंप्लीमेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैं किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर कलर अप्लाई कर सकता हूं। अच्छा, हटा दें, बाकी मैं बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा हूं। अच्छा, दोबारा से बता दें। अभी एक सवाल आया था कि मुझे पूरी के पूरे पेज के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। अब पूरे के पूरे पेज के ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए मेरे पास एक टैग होता है, बॉडी का टैग, जो पूरे के पूरे पेज को रेंडर कर रहा होता है, HTML चला रहा होता है। अब मैं गया यहाँ पे, अब मुझे पता है मेरी बॉडी का टैग मुझे कहाँ पे मिलेगा, layout.tsx की फाइल के अंदर मिलेगा, हमने फर्स्ट में डिस्कस करा था। उसके बाद फिर मैंने बीजी क्लास नेम लिखा और उसके आगे मैंने लिखा बीजी, क्योंकि बैकग्राउंड कलर का शॉर्ट फॉर्म है बीजी। उसके अलावा मैंने अब यहाँ पे मैंने बोला चलो येलो का कोई वेरिएंट अप्लाई करने वाले हैं, तो मैंने बोला येलो डैश 500। अब जैसे ही मैंने लिख के इसको सेव करा और जाके देखा तो एक येलोइश कलर का एक कलर आपके ऊपर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे तो क्लासेस वाले उनके लिए बड़ा मसला होगा, उनकी आई साइड का इशू होता है इस पे। सही है, ये हो गया आपका बॉडी का। अब सिर्फ आपकी टेलविंड CSS बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर चेंज करने पे डिपेंडेंट नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं बैकग्राउंड कलर को। अच्छा बात है थोड़ा, अच्छा जी, हमने ये बीजी कलर लगाया है कहाँ, ये क्या कर रहा है, ये कलर को अप्लाई कर रहा है यहाँ पे इसके ऊपर। अगर मैं ये वाला कलर हटा देता हूँ ना, पीछे से कौन सा कलर आया, तो
तो इस चीज़ से हमें क्या पता लगा कि जब भी कोई भी हम किसी पूरे पेज को अगर बैकग्राउंड कलर दें और उसके अलावा किसी एलिमेंट को कलर दें, तो एलिमेंट पेज के ऊपर आ रहा होता है, तो कलर कहाँ पे शो होगा? पेज लेवल पे होगा। तो जो हमने येलो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था लेआउट के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ, येलो तो पूरे पेज को मिल गया, लेकिन जो हमने एलिमेंट को कलर दिया था उसके अंदर क्या हुआ कि वो एलिमेंट को सिर्फ एलिमेंट का कलर मिला हुआ। तो ये चीज़ ज़रा देख के कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जब आप लोग हैकाथॉन के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जब भी कर रहे होंगे, कलरिंग के इश्यूज बहुत आते हैं। क्यों भाई? अच्छा, इसको हम लोग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कलर प्रेसिडेंस या सीएसएस प्रेसिडेंस, स्टाइल प्रेसिडेंस। लेट्स सी, मैं काम करता हूँ, फालतू काम करें हमारे इसमें चले हैं पेज में, और सबकी सीएसएस की स्टाइलिंग हटा दें और सिर्फ एक बीजी लाइट 400 रहने दें, स्लेट भी हटा दें, ये छोड़ दें, ये वाला डालना, हाँ सही है, इसको भी हटा दें। मैं बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ, उसी पे आ रहा था मैं। अब ये देखें, मेरा सिनेरियो भी समझे। मैंने बॉडी क्या, हमारा पूरा का पूरा पेज है, मैंने पेज के ऊपर एक HTML टैग लगा, एक CSS स्टाइल अप्लाई कर दिया। उस CSS स्टाइल को क्या है, BG-Yellow-500, सही है, वो मैंने अप्लाई कर दिया आपके इस पे आके, सही है। इसको अप्लाई करने के बाद इसने क्या करा, ये सारे का सारा जो स्टाइल है ना, ये इसके HTML जो एलिमेंट सारे हमारे H1, H2, S के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। लेकिन अब मैं जाता हूँ, हमारे पास एक दिस इज पैराग्राफ, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक क्लास नेम दिया हुआ है BG-Red-500, तो इसने इसको चेंज नहीं करा। तो क्या होता है कि लेट्स सी, अगर मैं एक HTML एलिमेंट को जाके इंडिविजुअल कोई भी CSS की क्लास अप्लाई करता हूँ, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, मतलब वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रखता है और उसको अप्लाई करके रखता है। अदरवाइज क्या होता है, आपके ऊपर अगर मैं बॉडी के ऊपर कोई भी बैकग्राउंड कलर या कोई भी कलर अप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा, वो पूरे के पूरे एलिमेंट्स में भी अप्लाई हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टाइल प्रेसिडेंस। अब मैं जाके आप एक काम करता हूँ, आपके जो हेडिंग 3 के ऊपर एक और स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, इसी के ऊपर बैकग्राउंड कलर दे दें, कोई भी दे दें, ये ब्लू में दे दें, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, BG-Blue-500। अब क्या हुआ, उसने क्या करा, टेलविंड सीएसएस ने पहले प्रायोरिटी चेक करी, उसने देखा भाई मेरे पास अगर HTML के ऊपर कोई क्लास अप्लाई हो रही है तो मैं पहले वो अप्लाई करूंगा, उसकी मेरे पे प्रायोरिटी ज्यादा है, तो उसने क्या करा, ब्लू कलर अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। इसी तरीके से पैराग्राफ के ऊपर हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ था, तो उसकी प्रायोरिटी रख के उसने अप्लाई कर दिया। लेकिन स्पैन के ऊपर हमने कोई भी ऐसा स्टाइल अप्लाई नहीं किया था, तो उसमें क्या हुआ, उसने क्या करा, जो मैंने बॉडी पे कलर अप्लाई किया था उसने एलिमेंट पे भी अप्लाई कर दिया। ये सबको क्लियर हो गया, बेहतरीन हो गया। अब अभी हम एक चीज डिस्कस करने वाले थे यार, अभी तक ना सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे खेले थे, अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसका फॉन्ट का साइज भी बड़ा होना चाहिए, मजा आएगा ना। कलर भी चेंज कर दिया हमने, फॉन्ट का वेट भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। वेट का मतलब होता है एक, अब वेट को इस तरीके से अंदाजा लगाएं कि अब हमारे पास इंसानों पे भी मल्टीपल वेट्स होते हैं, सही है। एक तो बहुत माशाल्लाह से पतला होता है जिसको हम थिन कह देते हैं, सही है। उसके बाद भी थिन में भी आपके पास वेरिएंट्स आते हैं कि उसमें थोड़ा सा थिन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसी तरीके से एक मीडियम साइज का बंदा आता है, जैसे मेरा वेट है उस तरीके से, और डिफरेंट साइज के वेरिएंट्स के बंदे आ रहे हैं वेट के। हमारे पास टेलविंड सीएसएस में भी कुछ इसी तरीके से अप्लाईमेंट है, यानी अगर मुझे सबसे बारीक फॉन्ट अप्लाई करना है तो उसके लिए वो क्या यूज कर रहा होता है, फॉन्ट डैश थिन। अब मुझे नहीं पता फॉन्ट की कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं दोबारा से उसमें जाऊंगा टेलविंड में। अब मुझे फॉन्ट के लिए स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले मैं आके यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट वेट, हाँ। जैसे ही मैं फॉन्ट वेट लिखूंगा उसने मुझे दे दिया। अब ये देखें, मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि जिस तरीके से इंसानों के अंदर डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं वेट के हिसाब से, उस तरीके से हमारे पास टेलविंड सीएसएस के अंदर भी डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। अब ये देखें, अब एक काम करते हैं फात भाई, हम एक काम करते हैं, सबसे लास्ट फॉन्ट डैश थिन को सबसे पहले लगा के देखते हैं कि ये क्या अप्लाई कर रहा है, ये क्या अप्लाई कर रहा है। और इसके आगे देखेंगे कि इसका फॉन्ट वेट क्या आ रहा है, राइट साइड पे देखिए 100 आ रहा है। अब जरा देखते हैं 100 क्या होता है। अब जरा जाके देखते हैं, ये देखें अचानक से क्या हुआ, फॉन्ट बिल्कुल पतला हो गया, बारीक सा हो गया।
तो हमें ये पता चला कि फॉन्ट वेट 100 का मतलब ये है कि ये सबसे बारीक फॉन्ट है। यहाँ पे सबको क्लियर है? अब एक काम करते हैं, दोबारा फॉन्ट वेट पे जाते हैं और सबसे नीचे आ जाते हैं, सबसे मोटा कौन सा फॉन्ट है इसमें? फॉन्ट डैश ब्लैक। इसका क्या आ रहा है? वेट क्या आ रहा है? 900। अब इसको जाके अप्लाई करते हैं। अब एक काम करते हैं, पी के टैग पे अप्लाई कर देते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और नोटिस करें कि मैं क्या कर रहा हूं, उसी के आगे आके मल्टीपल क्लासेस दे रहा हूं टेलविंड की। तो इसमें घबराना नहीं है, आपने मल्टीपल क्लासेस देनी है। अब मैं जाके देखता हूं उसके ऊपर, तो मेरे पास क्या होता है, देखें आपके पैराग्राफ का वेट क्या है, वो चेंज हो गया है। मतलब क्या है, उसका जो वेट है वो बढ़ गया, वो सबसे ज्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग या मोटा हो गया, ब्लैक यानी शॉर्ट में कहते हैं। अब इस पेन के ऊपर भी एक अप्लाई करते हैं। इस पेन के ऊपर जब मैं अप्लाई करूंगा, ऊपर आ जाए। अब दरमियाना, अब हमारे पास जो होता है ना, सबसे दरमियाना फॉन्ट क्या होता है, वो मीडियम होता है, सही है। अब मीडियम को अप्लाई करके देखते हैं इस पेन के ऊपर और देखते हैं कोई चेंजेस आती हैं या नहीं आती हैं। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा नोटिस करेगा, फॉन्ट के अंदर जो है वो थोड़ा सा क्या हुआ है, थिक हो गया है। तो मीडियम क्या होता है आपका, एक बेसिकली एक फॉन्ट लेयर होती है, यानी मीडियम होता है 500 आपका मिड आ गया। ये आपका एक फॉन्ट की एक मीडियम है, डिफरेंस है, यानी ये ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा बारीक है, ये एक मीडियम लेयर है। तो आपके कलर के अंदर भी जैसे हम लोगों ने वेरिएंट्स देखे कि 50 से लेके 950 तक, तो उसमें भी 500 आपका एक मिड है, वो एक आपका नॉर्मल कलर है, ना ज्यादा डार्क है ना ज्यादा लाइट है, वो एक मेन कलर है। इसी तरीके से फॉन्ट के अंदर भी 500 जो है वो आपका ज्यादा, वो क्या है, वो मेन एक प्राइमरी है, ना वो ज्यादा थिन है ना वो ज्यादा क्या कहते हैं बोल्ड है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से फॉन्ट के ऊपर भी मल्टीपल फॉन्ट वेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? और साथ साथ में सर्चिंग को रख के चलना, क्योंकि सर्चिंग इंपॉर्टेंट है। मुझे कोई क्लासेस याद नहीं है, शायद आपके साथ मैंने कोई 6 महीने बाद टेलविंड यूज करी है। टेलविंड पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, और उससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था यूआईटी के अंदर, जब मैं टेलविंड बता रहा था और शेड से बता रहा था। उसके अलावा मैंने अभी टेलविंड अपनी जो है ना प्रोजेक्ट्स के अंदर से लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करी है। तो आपके साथ अभी है, मुझे क्लासेस याद नहीं है। आप लोगों ने हर क्लास को जाके सर्च करना है, सर्चिंग इंपॉर्टेंट है। और सर्चिंग का आपको फादमे ने तरीका बताया, कहाँ पर है वही फादमे तरीका वाला, क्विक सर्च पे जाके क्लिक करना है। अब मुझे फॉन्ट का साइज चेंज करना है, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा दिखने लगे, उसके लिए मेरे पास क्या प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर? साइज, सिर्फ साइज, फॉन्ट साइज। अब क्योंकि मुझे फॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो उसका नाम है फॉन्ट साइज। अब आ जाए, अब देखते हैं इसमें भी ना कुछ टाइप डिफाइन है। अब देखें, अब फॉन्ट को ना टेलविंड किससे रिप्रेजेंट करता है? टेक्स्ट से, टेक्स्ट से। तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास फॉन्ट्स के डिफरेंट साइजेस हैं। एक आ गया हमारे पास टेक्स्ट डैश एक्सेस, टेक्स्ट डैश एसएम, टेक्स्ट डैश बेस। अच्छा, बेस का मतलब होता है ये फॉन्ट साइज ना, अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो ये आपका प्राइमरी फॉन्ट है, यानी प्राइमरी साइज है। अब प्राइमरी साइज के तरफ देखते हैं। अच्छा, एक काम करेगा, बेस के ऊपर जाके फॉन्ट साइज 1 रैम लिखा हुआ है। अभी रैम को छोड़ देना, रैम क्या होता है, सही है, रैम को मैं डिफाइन करता हूँ। उसके आगे लिखा हुआ है 16 पिक्सल, सही है। आपका ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर होगा, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो सफारी हो, चाहे वो मोज़िला हो, चाहे वो कोई भी ब्राउजर हो, उसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो है ना, वो है 16 पिक्सल। इसीलिए टेलविंड ने इसका नाम क्या रख दिया? टेक्स्ट डैश बेस रख दिया, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि फाद भाई अब आप एक काम करें, टेक्स्ट डैश एलजी। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, इसका क्या आ रहा है, इसका अगर मैं राइट साइड पे जाके देखूँ तो इसका साइज क्या आ रहा है? 18 पिक्सल। तो आप जाके जरा ये अप्लाई करके देखें और देखें कि अप्लाई हो रही है क्लास या नहीं हो रही है। तो टेक्स्ट डैश एलजी क्लास अप्लाई करके देखते हैं हम अपने इसमें। टेक्स्ट डैश एलजी। अच्छा, अब हमने किस पर अप्लाई कर दिया था? अच्छा, इस पर काम करना है, टेक्स्ट डैश टू एक्सेल कर दें। अब दोबारा हम टेलविंड सीएसएस पे जाते हैं और वहां से दिखाते हैं। पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है।
अब इस पे आके 2XL के ऊपर देखते हैं, इसका फॉन्ट साइज क्या आ रहा है 24 पिक्सल। अब जरा इस क्लास को अप्लाई करके देखते हैं, बाद में जरा इसको अप्लाई करें। अच्छा अप्लाई करें, अप्लाई हो गया? अप्लाई क्यों नहीं हुआ? 24 साइज तो नहीं आ रहा है, तो सबके 16 पिक्सल आ रहे हैं। नहीं ऐसा ही है। कितने लोग जाग रहे हैं? एग्जैक्टली आपको क्लास का जो है, जो आपको केस सेंसिटिविटी देखनी होगी, ये केस सेंसिटिविटी कराती है। इसके अंदर लेट्स सी, अगर मैं फॉन्ट का एफ कैपिटल कर देता हूं तो टेलविंड को नहीं पता चलेगा कि मैंने क्या अप्लाई करा है। तो उसने जो क्लासें मुझे बताई है वो हमें लाजमी उसी तरीके से डिफाइन करनी है। अब यहाँ पे फात भाई ने क्या करा, फॉन्ट का एफ डैश एफ बड़ा कर दिया और लिख दिया। अब क्या हुआ, उसने क्या करा, जब हम लोग उसकी स्टाइलिंग, अब वहाँ पे गए हम लोग ब्राउजर के ऊपर जाके चेक करा हमने, तो जो ब्लैक होना था वो बिल्कुल नॉर्मल थिन फॉन्ट के ऊपर आ गया। क्योंकि क्या हुआ, CSS की स्टाइल जो हमारे वो है केस सेंसिटिव है, टेलविंड की क्लासेस सारी केस सेंसिटिव है। अब जाके जैसे ही फात भाई इस क्लास का नाम सही कर देते हैं, एफ कर देते हैं, तो अब क्या होगा, और इसको 2XL को का एक्स स्मॉल कर देते हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा आप देखें कि फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया और क्या हो गया, फॉन्ट वेट भी बोल्ड हो गया। ये चीज सबको क्लियर हो गई? ठीक है, अब आपके पास 5 मिनट है, जा कर लिया? अभी नहीं, अभी फौरन से जाके टेलविंड को अप्लाई करें, अपने पास जो जो चीजें मैंने बताई हैं, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं, पैडिंग वगैरह अप्लाई करेंगे। आपने ना आपने 50% टेलविंड सीख लिए यहाँ पे, अपने लिए क्लैपिंग करने पर टेलविंड यही लगे। बात में जरा वहां पे आइएगा, अब वो आपको ना बॉक्स मॉडल की थ्योरी समझ आएगी। चलिए, अच्छा भाई, मैंने आपको एक बॉक्स मॉडल की थ्योरी बताई थी। मैंने बताया था आपका ब्राउजर जो है ना HTML को एक कंटेनर या बॉक्स की तरह ट्रीट कर रहा होता है। अब वो इस तरीके से ट्रीट करता है कि आपका जो भी HTML आता है, जो भी आप HTML का टैग लिखते हैं ब्राउजर के अंदर, वो एक कंटेनर बन जाता है जाके ना, एक असम्पशन के तौर पे। सही है, इसकी वजह से रियल वर्ल्ड होगी भी ना हमारे पास कुछ इस पैक के अंदर खोल के दिखाएं तो इसका और डब्बे बने में आ रहे हैं। इसमें से कितना आ गया? हाँ, अब देखें सर, हम लोग कोई हवा में बात नहीं कर रहे थे। सही है, अब इस चीज को जरा गौर से देखें। आपका ब्राउजर आपके एलिमेंट को एज अ कंटेनर डिटेक्ट करता है। कंटेनर इस तरीके से डिटेक्ट करता है कि देखिए, अभी हमने बात करी थी कि हमारे पास जो है आपका एक H1 एलिमेंट आ रहा है। अब ये 262/80 जो है ना, ये इसका फॉन्ट का जो टोटल एरिया कवर कर रहा है ना, ये वो आ रहा है। सही है, ये जितना लिखा हुआ है उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर से के अंदर तक के जो आपके एलिमेंट का स्पेस आ रहा है वो क्या है, आपकी पैडिंग। अब ये देखिए, ग्रीन कलर से आपका क्या आ रहा है, पैडिंग। उसके ऊपर आपके पास एक येलो कलर से उसने हाईलाइट करा हुआ, ये क्या बना हुआ आ रहा है आपका एक बॉर्डर। और बॉर्डर के अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ तो उसको मैं क्या कहता हूँ, मार्जिन। अब एक काम करते हैं, हम टेलविंड के थ्रू मार्जिन, पैडिंग और जो भी है बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं। मतलब भाई एक काम हो, सॉरी बाद में एक काम करते हैं, हम पैराग्राफ वाला जो हमारा एलिमेंट है इसको थोड़ी सी पैडिंग देते हैं। अभी मुझे इसको टॉप बॉटम पैडिंग देनी है। अब उस टॉप बॉटम पैडिंग देने के लिए मैंने आपको एक क्लास बताई थी कि हम लोग हॉरिजॉन्टल के लिए क्या यूज करते हैं, y एक्सिस यूज करते हैं। हम टेलविंड पे जाएंगे, सबसे पहले हम टेलविंड पे सर्च करेंगे, क्या मिलेगा हमारे पास, पैडिंग। पैडिंग पे आ गए। अब हम जैसी पैडिंग पे आएंगे, अब मैंने बोला भाई मुझे हॉरिजॉन्टल पैडिंग देनी है। पहले हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, फिर हम सारे एक्सिस की बात करेंगे, फिर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे कि किस तरह देते हैं। अब मुझे ऊपर नीचे पैडिंग देनी है टॉप बॉटम y एक्सिस पे। तो अब मुझे एक तो कह रहा है भाई py0 लगा दो। अब py0 लगाने से तो कोई पैडिंग तो अप्लाई होगी नहीं, अंदर का एक्सप्रेशन रहेगा। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, सही है, अब थोड़ा सा नीचे आएगा फालतू,
अच्छा वो थोड़ा रुक के चलिए ना, आगे। हाँ ये तो पैडिंग लेफ्ट आ गई। अच्छा हाँ। अच्छा अब मुझे हॉरिजॉन्टल पैडिंग या वर्टिकल पैडिंग देनी है। अब मुझे वर्टिकल पैडिंग देने के लिए मैंने आपको एक कमांड वो बताई थी कि हम क्या यूज करते हैं, वाई। सही है। अब हमें सीएसएस की एक क्लास लिखने जानी है उसके अंदर। अब हम जाते हैं अपने कोड के ऊपर। सही है, पैराग्राफ में एक मिनट अच्छा अभी मुझे वर्टिकल पैडिंग अलाइन करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पी वाई 0 करूंगा। सही है। अब पी वाई 0 का मतलब है कि 0 का मतलब है कि कोई भी पैडिंग अप्लाई नहीं होगी। तो अभी मैं जाके देखता हूं अपने एलिमेंट के ऊपर। थोड़ा नेट स्लो है, देखिए हो जाएगा। अभी तक मेरे पैराग्राफ के ऊपर कोई भी पैडिंग अप्लाई नहीं हुई है, क्योंकि 0 का मतलब है कोई भी चीज अप्लाई नहीं करो। अब मुझे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी पैडिंग ऊपर नीचे ऐड हो जाए। तो इसके लिए पहला हमारे पास एक यूनिट होता है py1। अब जैसे ही मैं py1 लिख के सेव करता हूँ और चलाता हूँ, हाँ पी वाई हाइफन का साइन उसके आगे 1। अब आगे जाके देखिएगा, हम लोग अब इसको ब्राउजर में देखते हैं। अच्छा इसको होवर करना है, होवर करेगा फादर। अब आप इसको होवर करेंगे तो आपको ना एक चीज डिफाइन हो रही है। अब जरा गौर से देखें, py1 आपने लिखा, सही है, तो वो आपको एक इंटेलिजेंस दे रहा है कि आपके टॉप और बॉटम में कितनी कितनी पैडिंग अप्लाई हो गई है। 4 px की पैडिंग आपके पास अप्लाई हो गई है। ठीक है, अब जाके देखते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या अप्लाई हुआ है, कोई फर्क आया है? मामूली सा फर्क आया है, ऊपर नीचे से पैराग्राफ की थोड़ी सी हाइट विड्थ बढ़ गई है। अब एक काम करते हैं, इसको py7 करके देखते हैं, 8, हाँ सही, जबरदस्त। अब 8 करके देखते हैं और होवर करते हैं कितनी पैडिंग अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। अब देखें गैप अंदर का आ गया। तो पैडिंग से हमें पता चलता है कि अगर हमें जो हमारा HTML एलिमेंट के अंदर का स्पेस बढ़ाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पैडिंग। सही है। अब होवर करते हैं तो वो देखें, अब वो कितनी कितनी पैडिंग अप्लाई कर रहा है, 32। तो 32 अप्लाई कर रहा है। अभी किस तरीके से चल रहा है, आपने जब py1 अप्लाई करा तो कितनी अप्लाई हुई, 4। अब 4 को मल्टीप्लाई करो 8 से तो क्या हो गया, 8 4 या 4 8 32। यानी क्या होता है, फर्स्ट टाइम पे आपकी पैडिंग p1 कितनी होगी, 4 रैम। सही है। जब आप p2 करोगे तो क्या हो जाएगी, 8 रैम। इसी तरीके से आप py3 करोगे तो कितनी हो जाएगी, 12। अब py3 अप्लाई करके देखें और इसको ओवर करते हैं, 12। सही है। तो यानी आपकी पैडिंग किस तरीके से हो रही है, py1 का मतलब क्या है, आपके पास कितनी हो रही है, 4 पिक्सल अप्लाई हो रही है। py2 करेंगे तो क्या होगा, 8 पिक्सल अप्लाई होगी। इसी अच्छा ये याद नहीं रखना है, ये याद मत रखना, ये पूछे नहीं जाते, ये तो आपको इंटेलिजेंस में मिलने होंगे, मैंने अपनी रन टाइम पे कैलकुलेशन करी है इसकी। सही है। इसी तरीके से और अब देखें, अगर हम उस पर आते हैं, हम py3 करेंगे तो अगर मैं आके उसका ब्राउजर पे उसका आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट में क्या आ रहा है कि पैडिंग जो है थोड़ी सी कम हो गई है, थोड़ा सा उसका स्पेस जो है अंदर का कम हो गया। अब फादर मैं चाह रहा हूँ कि मार्जिन अप्लाई करना ऊपर नीचे से। मैं मार्जिन किस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, मार्जिन के ऊपर नीचे मार्जिन अप्लाई करनी है मुझे। तो मार्जिन के लिए सबसे पहला कैपिटल जो यूज होगा, वर्ड यूज होगा, पहले सर्च कर लेते हैं। मार्जिन लिखा मैंने, अच्छा ये सर्च कर करके करना है, टेलमेंट इसी तरीके से आती है। और फिर जब आपको क्लासेस याद हो जाएंगी फिर तो मसले की बात ही नहीं है। अब ये देखें, थोड़ा सा जूम करेगा। अब जिस तरीके से हम पैडिंग दे सकते हैं
उस तरीके से हम मार्जिन भी दे सकते हैं। बस P की जगह पे क्या आ जाएगा आपका M आ जाएगा, क्योंकि मार्जिन कहाँ से स्टार्ट होती है M से। अब एक काम करते हैं, बाद में पैराग्राफ के टैग को ना मार्जिन देके देखते हैं। MY कितनी दे, आप लोग बताओ। 4 दे देते हैं, MY हाइफन 4, सही है। अब देखिए ये इंटेलिजेंस आना शुरू होगा, ये इंटेलिजेंस तो बता देंगे किस तरीके से आएंगे आपको। MY4। अब मुझे पता है इधर कितनी मार्जिन अप्लाई होगी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कितनी मार्जिन अप्लाई होगी 16 पिक्सल, क्योंकि अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट कितनी उस पर आ रही है 1 के ऊपर 4। अब वो देखें, येलो कलर हटा देना, येलो कलर की वैसे और पता नहीं चल रहा। हाँ हाँ वही कर रहा है। अब देखना, हाँ हाँ ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, नहीं हाँ ब्लॉक कर दो। अच्छा, स्पैन की क्लासेस अभी छोड़ देना। अब ये देखो मैंने मार्जिन अप्लाई किए, तो अब आपको देखा कि पैराग्राफ के ऊपर नीचे क्या हुआ, कुछ स्पेसिंग ऐड हो गई। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया बॉक्स मॉडल हमारा कि मार्जिन जो है वो हमारे एलिमेंट के बाहर स्पेसिंग देने के लिए यूज होती है, पैडिंग हमारी एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट के और बॉर्डर के दरमियान स्पेसिंग देने के लिए यूज होती है। यहाँ पे सबको क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, जल्दी से इसकी पैडिंग मार्जिन की क्लासेस को भी देख लेते हैं, और कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि बॉर्डर किस तरीके से अप्लाई होता है, और एक दो क्लासेस और देख लेते हैं। टाइम बचा बहुत ही टाइम, 11:30 हो रहे हैं। चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक। अच्छा, अब मुझे ना एक्स एक्सिस पे मार्जिन देना है, एक्स एक्सिस पे मार्जिन देना है। मैं किस तरीके से दे सकता हूँ, एक्स एक्सिस पे मार्जिन, यानी हॉरिजॉन्टल मुझे मार्जिन देना है। तो अभी तक हमने वर्टिकल मार्जिन के लिए क्या यूज करा था, MY, सही है। अब मुझे हॉरिजॉन्टल देना है, तो उसके लिए क्या होगा, MX। अच्छा, इसमें देखो MX भी दिया हुआ भी है। अच्छा, दोबारा से आ जाए। अब आप एक चीज नोटिस करना, मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ा ना कोड को। हाँ, कोड थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि आपको नजर आए। पैराग्राफ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, सही है। अब ये देखें, थोड़ा सा और करेगा, मुझे पता है पीछे वालों को इशू होगा, लेकिन मार्जिन समझाने का, हॉरिजॉन्टल मार्जिन समझाने का तरीका यही है। आप देखना, मैंने पैराग्राफ के टैग को MX4 दिया है। 4 का मतलब क्या हो गया, राइट साइड और लेफ्ट साइड से 16 पिक्सल मार्जिन अप्लाई हो जाएगी। तो आप देखो क्या हो गया, X, अच्छा अब क्या होगा, ये क्या हुआ है, आपका लेफ्ट और राइट से मार्जिन अप्लाई हो गई हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हो गया मार्जिन का। अब एक काम करते हैं, एक और चीज देखते हैं अंदर जाके इसके। जी थोड़ा सा लाउड बोलते हैं आप, क्या हो। हाँ अच्छा सवाल है, PY और PX एक साथ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इंटरनेट आपकी ये जो है राउंड पे चले हैं, अगर आप लोगों ने चाय पी लिए तो पीछे स्टूडेंट्स के जो इश्यूज आ रहे हैं वो रिजॉल्व कर दें। आप लोग अच्छा,
एक क्वेश्चन आया था, पहले क्वेश्चन को भी ले लेते हैं सर। मार्जिन और यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक साथ दे सकते हैं? फाइल पे दे सकते हैं हम? बिल्कुल दे सकते हैं। हम एक काम करते हैं, पैराग्राफ के टैग को जाके कुछ मार्जिन देते हैं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, और देखेंगे दोनों यूनिट अलग अलग रख सकते हैं या नहीं रख सकते। एक काम करते हैं, हमने अभी mx2 कर दिया, इसको mx2 कर दिया, 36 बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, हाँ ऐसे नजर आ। अब आपने देखा mx36 भी एक वैल्यू है। अब आप 4 को 36 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक कोई आउटपुट निकल कर आएगा, मुझे उसका एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है, सही है, तो वो आ जाएगा, सही है। अब एक काम करते हैं, हमने क्या करा है, my36 mx36 यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से पैडिंग दे दी है। अब जरा देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट जाके देखते हैं। तो देखें कितना सारा स्पेस आ गया एलिमेंट के आगे पीछे। तो इस तरीके से हमें ये भी पता लग गया कि हम चाहे तो अलग भी दे सकते हैं, चाहे तो एकदम हॉरिजॉन्टल दे दें, चाहे तो वर्टिकल दे दें। अब एक और चीज, इसकी एक और शॉर्टकट बताऊं। अब हमें जब 36 देनी ही है हर जगह पे, तो हम my और mx क्यों यूज करें? अब इसके लिए भी आपके पास टेलविंड एक शॉर्टकट देता है। टेलविंड बोलता है अगर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पैडिंग सेम देनी है, 36 देनी है, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट m लिखते हो, उसके आगे आपका जो भी यूनिट होता है, या जैसे 1 2 3 4 ये आपके यूनिट्स कहलाते हैं, आप उसका यूनिट लिख दो। तो फादर जरा दिखाएगा m36 करके क्या आता है हमारे पास आउटपुट। ओके, हमने m36 लगाया तो आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम आया। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक बॉर्डर देख लेते हैं फटाफट। भाई बॉर्डर किस तरीके से लगेगा, कोई मुझे बताएगा? बॉर्डर, अच्छा सीएसएस में किस तरीके से बॉर्डर लगता था? बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे देते, फिर क्या देते थे उसके आगे, 1px सॉलिड या जो भी होता था, उसके बाद फिर क्या देते थे, कलर दे देते। अब मुझे तो नहीं पता टेलविंड में क्या है, अब मैं टेलविंड में जा रहा हूँ आपसे, और मैं यहाँ पे आके लिख रहा हूँ बॉर्डर। अब मैं यहाँ पे आके बॉर्डर लिखूंगा और जैसे ही एंटर करूंगा तो इसने बहुत सारी चीजें दे दी हैं। अब एक काम करते हैं, फाइनली हम लोग एक काम करते हैं, बॉर्डर कलर पे चलते हैं पहले, वहां पे हमें कोई हिंट मिलेगा। अच्छा, हर प्रॉपर्टी के अंदर अपना हिंट है, सही है, आ गया, हाँ सही है। अब मुझे बॉर्डर को एक कलर देना है। हम ना बॉर्डर के अंदर ना 3 प्रॉपर्टी स्पेसिफाई होती हैं, सही है। एक काम करते हैं, सबसे पहले ना कोड पे आएगा, कोड पे, हाँ। अब ये थोड़ा सा ना रफ वर्क है, इसको थोड़ा सा रफली समझना कि बॉर्डर बनता है किस तरीके से। नीचे आ जाए, कंपोनेंट के नीचे आ जाए, वो कमेंट्स खोल दो। एक बॉर्डर आपका 3 प्रॉपर्टीज से मिलके बनता है। पहला, उसकी थिकनेस, सही है। थिकनेस मतलब कितना पिक्सल उसका थिकनेस होनी चाहिए, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, 100 पिक्सल, जितना भी पिक्सल है। तो सबसे पहला आपका जो बॉर्डर बनता है वो बनता है आपकी थिकनेस के ऊपर, तो वो आपका आता है पिक्सल के ऊपर जो भी आता है थिकनेस आती है। दूसरा उसका आता है स्टाइल। सॉलिड का मतलब होता है एक जैसा बॉर्डर बना हुआ है वैसे उसके ऊपर एक बॉर्डर। आप लोगों ने बॉर्डर देखा हुआ है ना किस तरीके से बनता है, बॉर्डर बना हुआ आ जाएगा। अब इसके अंदर ना मल्टीपल स्टाइल्स हैं। इसके अंदर एक हमारे पास सॉलिड स्टाइल्स होते हैं, अच्छा ये हमें सीएसएस में डिफाइन है। एक हमारे पास डॉटेड होता है, यानी बॉर्डर की जगह पे डॉट 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 लगे हुए आ जाते हैं। ये आपका असाइनमेंट है, आप लोग ट्राई करेंगे इसको, सही है। एक डैश होते हैं, यानी जहाँ पे बॉर्डर हमारा प्लेन एक लाइन बनी हुई आती है वहाँ पे डैश, फिर स्पेस, फिर डैश, फिर स्पेस, फिर डैश। इसी तरीके से ये हमारे स्टाइल्स होते हैं। एक होता है बॉर्डर का कलर, कि आपको बॉर्डर का क्या कलर देना है। अगर आप बॉर्डर का कोई कलर स्पेसिफाई नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर अप्लाई हो जाता है, ब्लैक कलर अप्लाई हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करी कि आपका जो बॉर्डर है वो किन चीजों से बन रहा है, 3 चीजों से मिलकर बन रहा है। एक आपकी क्या हो गई, उसकी थिकनेस हो गई कि कितना मोटा बॉर्डर होना चाहिए। दूसरा उसका स्टाइल होना चाहिए कि हमें किस टाइप का स्टाइल देना है। और तीसरा हमारे पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए उसका कलर। और हमने ये भी देख लिया कि कलर हम अगर स्पेसिफाई नहीं करते तो वो कौन सा कलर उठा लेता है, ब्लैक कलर। समझ आ गया बॉर्डर। अब एक काम करते हैं, टेलविंड के अंदर हम अभी जाके देखते हैं कि
क्या इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं? पहले हमने कौन सा थिकनेस अप्लाई करना है, हमें बॉर्डर बनाना है, तो हमें क्या पहले क्या थिकनेस अप्लाई करनी है। थिकनेस को बॉर्डर टेलविंड की सीएस में क्या कहते हैं हम, विड्थ कहते हैं। तो हम अब जाते हैं टेलविंड पे और हम सबसे पहले सर्च करते हैं कि बॉर्डर की हमें थिकनेस अप्लाई करनी है। तो हमारा जैसे हम बॉर्डर लिखेंगे, कोई सर्च पे आके, हाँ, तो उसने हमें बॉर्डर दे दिया। अब ये देखें, अब उसने क्या लिखा हुआ है, क्लास दी हुई है। अगर तुम्हें बॉर्डर अप्लाई करना है तो उसके लिए एक तो बॉर्डर है 0 पिक्सल, बॉर्डर आएगा ही नहीं, बॉर्डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल आके। एक है बॉर्डर 2, यानी आपके बॉर्डर की जो लाइन बनी हुई आएगी एलिमेंट के ऊपर, उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 2 पिक्सल। तो जरा बॉर्डर 2 को अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास बॉर्डर की क्या सूरत हाल नजर आ रही है। हाँ, सेंटर वाले में करते हैं। अच्छा, इंटरनेट पे हो गया। अच्छा, एक मसला आ गया सर, बॉर्डर तो अप्लाई हो गया, अच्छा दिखाएगा। मसला ये है कि एसएमटी पे नजर नहीं आ रहा है वो। अब ये वाला भी मसला आ गया, जैसे स्लेट कलर का मसला आ गया। अब चलें इसको छोड़ दें, आप इसको घर पे जाके ट्राई करना तो आपको नजर आ जाएगा बॉर्डर। अब एक काम करते हैं, इसको कलर भी देके देखते हैं। अब अभी मैंने देखा कि हम थिकनेस दे सकते हैं, हम कलर भी दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं फात भाई, हम बॉर्डर को ना कलर देके देखते हैं। तो हम बॉर्डर के कलर के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी, हम जरा वो देख लेते हैं। सही है, बॉर्डर कलर। अब देखें, नीचे आएगा थोड़ा सा। अब ये देखें, जिस तरीके से हमने बैकग्राउंड के कलर को अप्लाई करा था कि बैकग्राउंड के अंदर हमें मल्टीपल वेरिएंट्स आ रहे थे जो 50 से लेकर 950 तक चल रहे थे, इसी तरीके से हमारे पास बॉर्डर के अंदर भी मल्टीपल वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, फालतू कौन सी इस्तेमाल करें, जिंक 500 करके देखते हैं इसको कि क्या बॉर्डर बना हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम गए कोड के ऊपर, हमने जाके सारी सीएस की पेस्ट कर दिया क्लास नेम में। अब हम आके देखते हैं। अब देखें, एक बना हुआ आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। एक काम करते हैं, इसकी वेट बढ़ा देते हैं, इसकी वेट कर देते हैं 12 कर दें, बॉर्डर डैश वेट 12 कर दें। आप सेव करते हैं और जाके देखते हैं 12 होता नहीं है ना, क्या होता है 2 4 6 8 बॉर्डर 8। अब आके देखते हैं तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि भाई बॉर्डर बना हुआ आ गया मेरे एलिमेंट के स्पेसिंग के बाहर से, स्पेसिंग से पहले एक बॉर्डर बना हुआ आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि आप बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज रह गई, वो मैं असाइनमेंट दूंगा। ये तो अभी हमने अलाइन कर दिया, सॉलिड बाय डिफॉल्ट अलाइन हो गया। अभी आपका असाइनमेंट है, अब आप इसमें जाके 2 चीजें और अलाइन करोगे। आप इसमें डॉटेड और डैश, और डॉटेड और डैश ये समझे सर, हमने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता दिया। अब आप सर्च करना है टेलविंड पे जाके कि डॉटेड और डैश किस तरीके से अलाइन होता है। तो ये आप लोगों का होमवर्क आ गया। सही है, बॉर्डर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पैडिंग भी समझ आ गई, मार्जिन भी समझ आ गई। अब एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, फिर हम आगे जल्दी से पढ़ेंगे बटन के ऊपर। आएगा सर, कुछ ज्यादा टेलविंड पढ़ा दी मैंने 100%। नहीं, फिर आप 3 बज जाएंगे फिर। अच्छा फादर, अच्छा अब एक सवाल है उठता है सर, अच्छा बातें बाद में कर लेना और तजिया बाद में करना, सही है। अब सर आपने ना मुझे ये बताया कि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अप्लाई कर सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। मुझे अगर पैडिंग लेफ्ट से लेनी है, या मुझे पैडिंग राइट से लेनी है, या मुझे मार्जिन राइट से लेनी है, मार्जिन लेफ्ट से लेनी है, सर मैं कैसे दूं? ऐसा पॉसिबल है टेलविंड में? एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल है। आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैडिंग दो, आप चाहे मार्जिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो, या आप इंडिविजुअल जाके एक साइड पे पैडिंग दो, एक साइड पे नहीं दो, वो भी पॉसिबल है। तो आप एक काम करें फात भाई, हमारा जो ये रेड वाला है इसको आप पैडिंग दे दें, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम दिया आपने, पैडिंग लेफ्ट। अब हमारे पास जो है एक्सिस चल रहा है, अब यहाँ पे एक्सिस आ गए। अगर मुझे लेफ्ट साइड पे पैडिंग देनी है तो क्या होगा, PL, सही है। अगर मुझे टॉप पे पैडिंग देनी है तो क्या होगा, PT यानी पैडिंग, और उसके आगे T स्टैंड फॉर टॉप।
अगर मुझे राइट साइड पे पैडिंग देनी है तो क्या होगा पी आर, यानी आर फॉर राइट हो गया, और मुझे बॉटम की पैडिंग देनी है तो क्या होगा पी बी। सही है। अब जिस तरह सरफराज ने डिक्लेयर करा है कि पी एल लिखा है यानी पैडिंग लेफ्ट और उसके आगे 3, यानी क्या होगा पैडिंग लेफ्ट से 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 12 पिक्सल पैडिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। अब जरा हम आके देखते हैं कि क्या होता है। अब ये देखें, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको। अच्छा जूम आउट हुआ है। इसको पढ़ें, 5 कर दें। PL 5 करके लिखते हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और जूम आउट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल 500 500 पे देता है, आ गई वजह से ये। अब ये देखें क्या हो गया, मैंने जैसे पैडिंग लेफ्ट 3 करा, कितना था 5 था, 4 5 था 20। हाँ तो क्या हुआ, मुझे पता है कि मेरा बेस यूनिट क्या है 4 है। सही है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 हो गया, तो मेरा क्या हुआ 20 लेफ्ट से पैडिंग अप्लाई हो गई और मेरा एलिमेंट आगे मूव हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि हम इंडिविजुअल पैडिंग भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल मार्जिन भी दे सकते हैं, बॉर्डर भी क्लियर हो गया, कलर भी, टेक्स्ट कलर भी, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। सही है। अब एक काम करते हैं, एक आखिरी चीज करते हैं, फिर क्लास को रैप अप करेंगे। अच्छा आपने बटन लिख दिया, अब जाके देखते हैं बटन पे क्या आया। काफी दिखाना बटन का स्टाइल। ओके ये क्या हुआ सर, बटन नहीं आया तो टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बात बताई थी कि ये सब कारनामा टेलविंड का है। टेलविंड ने क्या करा, इसकी स्टाइलिंग भी रिसेट कर दी। उसने बोला भाई चलेगी मेरी चलेगी, अब किसी की नहीं चलेगी यहाँ पे। मैंने टेलविंड ने बोला मेरी चलेगी, मैंने तुम्हारे स्टाइल भी रिसेट कर दिए। अगर हम नॉर्मल सीएसएस के अंदर बटन बनाते तो वो किस तरीके से एक बटन टाइप का शेप बना हुआ आता, कुछ ग्रेइश कलर का बटन बना हुआ आता, इस तरीके का होता ना। लेकिन क्या हुआ, टेलविंड ने इसकी भी सीएसएस रिसेट कर दी। अब टेलविंड मुझे बोलती है तुम इसकी स्टाइलिंग अगर मैंने डिसाइड कर दी है तो तुम सेट कर लो। तो अब मुझे इसकी स्टाइलिंग देनी है, अब मुझे इसको थोड़ी बहुत मार्जिन देनी है, पैडिंग देनी है, कलर देना है, मैं किस तरीके से दूंगा अब आप लोग मुझे बताएं। अभी आप लोग पढ़कर आ रहे हैं, मैंने क्लास नेम लिख दिया। सही है भाई। अच्छा सबसे पहले मुझे पैडिंग देनी है चारों साइड पे, तो मैं क्या दूंगा, मुझे उसको 8 पिक्सल पैडिंग देनी है तो क्या दूंगा मैं पी 8 पिक्सल पैडिंग देनी है P2, क्योंकि हमारा यूनिट क्या है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो हम क्या देंगे P2 दे देंगे। तो क्या होगा चारों तरफ से पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। अब मुझे उसको बैकग्राउंड कलर देना है, मैं बैकग्राउंड कलर के लिए क्या दूंगा BG। कौन सा दें, कोई गंदा सा कलर दे दें, ग्रीन कर दें, पिंक कर देते हैं, हाँ गुलाबी पिंक, बाद में पिंक कर दें। हो गया अप्लाई। अरे सर मुझे टाइगर चाहिए है। हाँ एक मिनट थोड़ा सा नंबर अच्छा सा है। ये आपका सेफ हार्ट का साबुन आ गया। सही है। अब ना मैं चाह रहा हूँ उसके आगे पीछे भी थोड़ी सी स्पेसिंग आए, यानी मतलब ना तो मार्जिन देनी है। अब मुझे मार्जिन देनी है 4 पिक्सल की, तो मैं क्या दूं उसकी मार्जिन M1 दूंगा। अब बाद में M1 दे दें, दे दी। और एक बॉर्डर भी अच्छा सा दे दें, येलो सा बॉर्डर दे दें। जी नेम चेंज करना, हाँ उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा भाई थोड़ा सा स्पेस भी आ गया मेरे पास। अब मुझे बॉर्डर भी देना है, बॉर्डर येलो 500 आया नहीं अभी तक, थिकनेस भी देनी पड़ेगी, बॉर्डर विड्थ भी दे दें, बॉर्डर विड्थ कर दें आप 4 कर दें ताकि अच्छा सा दिखे भी।
हमें भी याद नहीं होती है, असल में मसला ये है ना टेलमेंट सीएसएस। बॉर्डर विथ 2 कर दें बस इसको, ये 2 या 4 कर दें, अप्लाई हो गया। एसएमटी का मसला है। अब ना एक और भी चीज़ है ना, अब अभी जो है ना अभी देखेंगे तो उसके ना बॉर्डर के बड़े बटन के ना बड़े शार्प एजेस आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सही है। तो मुझे ना इसके एजेस चुप रहे हैं, एजेस क्या है, अब आप इनके बॉर्डर के ना कोने देखें, ये शार्प एजेस हैं, सही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा चुप रहा है मुझे। अब मुझे इनको थोड़ा सा राउंड करना है, सही है। अब रेडियस पकड़ लिया, बॉर्डर के अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिनको अगर आपको बॉर्डर के रेडियस जिसको राउंड करना हो वो क्या कहलाती है, बॉर्डर रेडियस। अब मुझे सर्च करना है टेलविंड के अंदर जाके कि रेडियस नाम की कोई प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है। तो एक काम करते हैं, आप लोग जरा फातिमा जरा क्विक सर्च पे चलते हैं। अच्छा, जैसे ही बॉर्डर रेडियस लिखा तो टेलविंड ने क्या करा, टेलविंड ने फौरन से एक हमें प्रॉपर्टीज दे दी। अब उसने बोला अगर तुम्हें बॉर्डर अप्लाई नहीं, रेडियस अप्लाई नहीं कर रहा, उसके कर्व राउंडेड कर्व नहीं करने, तो उसके लिए तुम क्या कर दोगे, राउंडेड डैश नन। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना बॉर्डर अच्छा सा ना कर्व सा है, तो इसके लिए मेरे पास एक है राउंडेड डैश एमडी। बाद में एमडी लगा दें, आप एक काम करें, हाँ एमडी। एमडी के ऊपर हमारे पास कितने बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो रहा है, 6 पिक्सल अप्लाई हो रहा है। अब जरा देखते हैं जाके कि क्या होता है, थोड़ा सा नहीं आएगा, ज्यादा आएगा राउंड। अब देखते हैं, हो गया आपका बॉर्डर राउंड। इस तरीके से आप बॉर्डर के रेडियस को भी राउंड कर सकते हो। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं, हमने आज क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, इस चीज को देख लेते हैं। हमने पढ़ा है, हमने टेलविंड इंस्टॉल करी, टेलविंड की कॉन्फ़िग की फाइल पढ़ी कि टेलविंड की कॉन्फ़िग का फायदा क्या है। पोस्ट सीएसएस की फाइल को हमने पढ़ा कि पोस्ट सीएसएस क्यों यूज होती है। अच्छा, अब पोस्ट सीएसएस की बात, ये जो क्लासेस आप अप्लाई करते जा रहे हो, सही है, ये सारी क्लासेस उठ के ना पोस्ट सीएसएस की फाइल के अंदर जाती हैं, सही है। वो क्लासेस कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद उसकी स्टाइलिंग अप्लाई कर देता है एलिमेंट के ऊपर, सही है। तो पोस्ट सीएसएस का ये मकसद था, मैंने आपको बीच में स्किप करने का ये वजह था कि मैं आपको स्टाइलिंग बताऊं। पोस्ट सीएसएस का फर्क समझ आ गया, सही है। उसके अलावा हमने क्या करा, हमने ये देखा कि आपकी जब भी टेलविंड अप्लाई होती है तो क्या कर देता है, रीसेट कर देता है पूरे के पूरे HTML एलिमेंट की स्टाइलिंग को। हमने बैकग्राउंड कलर अप्लाई करा, हमने टेक्स्ट कलर अप्लाई करा, हमने फॉन्ट वेट अप्लाई कर लिया, हमने फॉन्ट साइज को चेंज कर लिया, हमने पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर बॉक्स की थ्योरी पढ़ ली, और उसके साथ साथ हमने जो है बॉर्डर रेडियस भी पढ़ लिया, सही है। हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह 50% या 60% टेलविंड कवर कर ली है, बट टेलविंड यही है, हमने नहीं क्लैपिंग करना है क्या। अच्छा हाँ, अब आ गया, मुझे पता था कुछ चैन नहीं है, खान पे याद है ब्लॉक के ब्लॉक स्पैन के ऊपर ब्लॉक स्पैन करना। अच्छा, एक और चीज समझ लेते फिर हम लोग क्लास को ऑफ करते हैं ना। हमने क्लास के अंदर इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट को पढ़ा था, ऐसा ही है। स्पैन आपका क्या है, ब्लॉक। कितने कह रहे हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तुक्का मार लो, मसला नहीं है। अच्छा, इनलाइन एलिमेंट है, सही है। अरे यार आपको दिखाना नहीं था, स्पैन आपका ना इनलाइन एलिमेंट है, सही है। लेकिन हमारे पास सीएसएस में एक ऐसी सुपर पावर है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे जैसे डिव हमारे पास इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो पूरी की पूरी विड्थ कवर कर रहा है, हम उसकी ना ये प्रॉपर्टी चेंज कर दें। अभी जैसे मैं आपकी एक एग्जांपल थी, आपने बोला सर आपने स्पैन पे ब्लॉक लगाया, अगर मैंने स्पैन पे ब्लॉक नहीं लगाया तो क्या हुआ, बटन और स्पैन का टैग दोनों बराबर आ गए, उसकी हो गई अप्लाई हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा स्पैन भी ऐसे बिहेव करे कि जैसे वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो उसके लिए सीएसएस में मेरी एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले ब्लॉक। लेकिन आपके पास जो है टेलविंड के अंदर इस प्रॉपर्टी को हम सिर्फ क्या कहते हैं, ब्लॉक जैसे हम आप लगा देंगे तो क्या करेगा, आपका स्पैन का एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, बिल्कुल ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, वो पूरी की पूरी विड्थ कवर कर देगा।
इसी तरीके से मुझे अगर डिफ को ब्लॉक से हटाना है तो उस पर क्या करूँगा मैं, इन लाइन लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा भाई ठीक है, असाइनमेंट पे आ जाते हैं। सर ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ सर असाइनमेंट दिए बगैर तो सुनना नहीं है ना, बोलिए देख लें। हो गया भाई, ये भी क्लियर हो गया आपको? ठीक है जबरदस्त हो गया। अब क्या करना है, पहले तो आपने दोनों